देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं बेटा आपको कि वीएससी पीआर थ्योरी के बाद में, वीएससी पीआर थ्योरी के बाद में जो थ्योरी दी गई वो कौन सी दी गई बेटा? वीबीटी, वीबीटी थ्योरी दी गई बेटा। और वीबीटी में बेटा दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन भी और ओवरलैपिंग भी। ध्यान दें कि वीबीटी में दोनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं बेटा, क्या? हाइब्रिडाइजेशन भी और ओवरलैपिंग भी। समझना हुआ क्या एक्चुअली। एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको वीबीटी के हिसाब से, क्या कि बेटा परमाणुीय कक्षक, परमाणुीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे और सहसंयोजी बंध बनाएंगे। हो सकता है कि परमाणुीय कक्षक जो है वो संकरित कक्षक के साथ अतिव्यापन करे। ये भी कैटेगरी संभव है कि परमाणुीय कक्षक, बेटा यहाँ तो दो परमाणुीय कक्षक आ गए, ठीक है ना बेटा। यहाँ परमाणुीय कक्षक किसके साथ अतिव्यापन करे? संकरित कक्षक के साथ, और सहसंयोजी बंध बनाए। और हो सकता है कि दो संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करें, दो संकरित कक्षक आपस में अतिव्यापन करें और कैसा बंध बना दे बेटा? सहसंयोजी बंध बना दे। क्या क्या कैटेगरी आई समझना कि दोनों परमाणुीय कक्षक बेटा जनरली कब काम आते हैं? जब द्विपरमाणुविक स्पीसीज हो। जनरली बेटा जो डाइएटॉमिक स्पीसीज होती है वहां पर दो परमाणु है बेटा सिर्फ, और दो परमाणु में आपस में अतिव्यापन हो जाता है उनके परमाणुीय कक्षकों में। लेकिन अगर बहुपरमाणुविक स्पीसीज है भाई, ये खासकर मेनली किसमें होता है बेटा? मुख्यतया ये किसमें होता है? ये होता है द्विपरमाणुविक अणुओं में बेटा। और ये मुख्यतया किसमें होता है? जहां पर बहुपरमाणुविक अणु हो बेटा, वहां पर ये कैटेगरी देखने को मिलती है, क्या कि अतिव्यापन वाली संकरित कक्षक भी भाग ले रहा हो। उदाहरण के लिए समझना, रटना नहीं है बेटा, कि मान लीजिए बेटा मैंने एग्जांपल लिया H2 का, ठीक है। तो वीबीटी क्या बोलता है H2 के लिए बेटा कि यहां पर आपके पास में नेक्स्ट पेज पे लेते हैं अपन। क्या बोला वीबीटी ने कि एक तरफ आपके पास में बेटा स्थितिज ऊर्जा है, एक तरफ आपके पास में है बेटा यहां पर ये अंतर नाभिकीय दूरी, और ये दोनों कैसे परमाणु है बेटा? एक जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो परमाणु है इसके अंदर सिर्फ बेटा, और ये स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर 0 है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है बेटा। और ये किसको बता रहा है? अंतर नाभिकीय दूरी को। हुआ क्या? वीबीटी क्या एक्सप्लेन करता है कि बेटा हाइड्रोजन का एक परमाणु जिसका नाभिक और इलेक्ट्रॉन, जिसे मैंने कह दिया बेटा Ha, और हाइड्रोजन का एक और परमाणु, थोड़ा ऊपर बना दो बेटा, मैं इसको यहां बना रहा हूं। हाइड्रोजन का एक परमाणु जिसे मैंने Ha बोल दिया बेटा, और हाइड्रोजन का एक और परमाणु जिसे मैंने Hb बोल दिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु। इस A परमाणु वाले न्यूक्लियस को Na बोल दिया और इसके इलेक्ट्रॉन को Ea बोल दिया बेटा। इसके न्यूक्लियस को क्या बोला? इसके न्यूक्लियस को Nb बोल दिया और इसके इलेक्ट्रॉन को Eb बोल दिया। अब आखिर ये दोनों बेटा अतिव्यापन करने के लिए पास आएंगे। तो वीबीटी में क्या समझाया गया कि आखिर ये पास आ क्यों रहे बेटा? भाई आखिर क्यों पास आ रही है? तो हुआ क्या, देखो कि बेटा इस नाभिक का अपने इलेक्ट्रॉन पर तो आकर्षण है ही,
साथ में इसके इलेक्ट्रॉन पर भी तो इसका आकर्षण लगेगा। ऐसे ही इस नाभिक का इसके इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण लगेगा। अरे खुद के इलेक्ट्रॉन पर तो आकर्षण है ही बेटा, उसकी कोई खास इश्यू नहीं है। यहाँ पर आकर्षण वाले फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, देखो बेटा, आकर्षण वाले फैक्टर ए का अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण, और ए का दूसरे के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण, बी का अपने इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण, और बी के नाभिक का ए के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण। अच्छा बेटा, जब ये पास आएंगे या मैं कहूं ओवरऑल प्रतिकर्षण वाला फैक्टर आएगा, बता सकते हो क्या? अरे इसका नाभिक इसके नाभिक का क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा बेटा, यानी ए के नाभिक और बी के नाभिक में प्रतिकर्षण होगा। ऐसे ही साथ में बेटा ए के इलेक्ट्रॉन और बी के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण फैक्टर। तो ये आकर्षण के फैक्टर नहीं है, प्रतिकर्षण के फैक्टर है। अब क्या है आपके पास में कि दो बेटा, मान लीजिए मैं H2 ले रहा हूं, तो दो हाइड्रोजन परमाणु यहां पर कंडीशन में है, इसमें दूर दूर है। जब दूर दूर है तो उस समय बेटा आकर्षण फैक्टर, इसके नाभिक का इसके इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण और इसके नाभिक के इसके इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण फैक्टर प्रभावी होता है। और अगर वो प्रभावी होगा तो ये क्या करेंगे बेटा, दूर जाएंगे कि पास आएंगे? ये पास आएंगे। और आकर्षण अगर प्रभावी है तो और पास आएंगे और अति व्यापित हो जाएंगे आपस में। अच्छा, इनमें आपस में क्या हो रहा है बेटा, आकर्षण। क्या बोला मैंने कि इनमें आपस में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है बेटा। अगर आकर्षण हो रहा है, अरे जब भी प्लस माइनस का आकर्षण होता है एनर्जी हमेशा रिलीज होती है बेटा। तो एक्चुअली जैसे देखो बेटा, जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे आकर्षण होगा, और आकर्षण होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और रिलीज होते होते बेटा नेगेटिव में चली जाएगी। यहां तक के फैक्टर में क्या डोमिनेंट था, आकर्षण जो था वो प्रतिकर्षण की तुलना में डोमिनेंट था। और मैक्सिमम पास आ चुके, मतलब अधिकतम अति व्यापित हो चुके, मैक्सिमम ओवरलैपिंग यहां पर हो चुकी। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में बेटा, यहां मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो चुकी। दैट मींस जितना पास आ सकते थे आ चुके, मतलब जितनी ऊर्जा निकाल सकते थे उतनी ऊर्जा रिलीज कर चुके। यहां मैक्सिमम पास आ गए। और बेटा जहां ये मैक्सिमम पास आए हैं, मतलब यहां एनर्जी जितनी रिलीज कर सकते थे कर चुके, मैक्सिमम पास आ चुके। तो यहां पर बेटा कंडीशन क्या होगी कि अगर इसके बाद और पास लाओगे, अगर इन्हें और पास लाने की कोशिश की जाएगी, तो वहां पर बेटा प्रतिकर्षण जो है वो आकर्षण की तुलना में डोमिनेंट हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा पास लाने की कोशिश की गई तो प्रतिकर्षण जो है वो आकर्षण की तुलना में क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और वहां पर प्रतिकर्षण अगर डोमिनेंट हो गया तो ये वाला वापस से बेटा इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी और ये फिर से दूर दूर हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यहां पर क्या रहा होगा। देखो जब तक पास आ रहे हैं बेटा, जब तक पास आते जा रहे हैं तब तक क्या डोमिनेंट है, आकर्षण डोमिनेंट है। इसी वजह से वो पास आ रहे हैं, वरना पास नहीं आते। जब तक वो पास आते जा रहे हैं बेटा तब तक क्या डोमिनेंट है, आकर्षण। मैक्सिमम पास आ चुके, उसके ज्यादा पास और लाओगे अगर तो फिर प्रतिकर्षण हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर क्या था, यहां पर बेटा होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर। समझो बेटा, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है यहां पर बेटा, बराबर की रेंज में। रटना नहीं है, सोचो। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई भी दो परमाणु है, ठीक है, डिस्टेंस पे, दूरी पे। आकर्षण इसमें प्रबल था तभी तो पास आएंगे। पास आते जा रहे, पास आते जा रहे, पास आते जा रहे और अति व्यापित हो गए। जैसे जैसे पास आ रहे ऊर्जा रिलीज करते जा रहे हैं, इस सिस्टम की एनर्जी कम होती जा रही है। और मैक्सिमम पास आ चुके, दैट मींस वहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर हो चुके। वापस समझो कि भाई आप ये बोलोगे कि सर आप मैक्सिमम पास वाले में आकर्षण प्रतिकर्षण बराबर क्यों बोल रहे हो। समझना, अगर अभी भी आकर्षण ही डोमिनेंट होता तो ये और पास आ जाता ना।
ये फिर वापस से दूर क्यों जाता बेटा? हुआ क्या कि आकर्षण प्रभावी था, फिर आकर्षण था मैक्सिमम पास आ चुके, यानी बेटा आकर्षण प्रतिकर्षण बराबर हो गया, और जैसे इससे ज्यादा पास लाओगे फिर बेटा प्रतिकर्षण डोमिनेंट हो जाएगा, नाभिक का नाभिक के साथ, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, वो बेटा इसको दूर भगा देगा। अब यहां से आपको बेटा दो डेटा मिलते हैं। इसमें मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको यहां से दो डेटा मिलेंगे। ये जो 0 से कम एनर्जी गई है नेगेटिव में बेटा, ये किसी भी बेटा अणु के लिए उसकी बंद ऊर्जा को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? बंद ऊर्जा को। हुआ क्या कि इनके पास आने की वजह से ये एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिलीज हुई तभी बंद बना। अगर मैं वो ही एनर्जी उनको वापस दे दूं तो ये टूट जाएंगे। तो ये वाला जो फैक्टर आता है ना बेटा, ये वाला जो फैक्टर आता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बंद ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। और मैक्सिमम जो पास आ चुके बेटा, इसमें ये वाले, उसको क्या कहते हैं? ये जो इसमें दूरी प्राप्त हुई मेरे को, अंतर नाभिकीय दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की नाभिक की दूरी बेटा, और मैक्सिमम जो पास आ चुके बेटा, ये उस दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक तरह से मैं कहूंगा इनकी हो जाएगी क्या? बंद लंबाई। क्या हो जाएगी? बंद लंबाई हो जाएगी बेटा। ये वाला फैक्टर बंद लंबाई को बताता है, ये वाला फैक्टर बंद ऊर्जा को बताता है बेटा। तो कैसे चेक करें? मान लीजिए कि मैंने आपको बेटा, सॉरी एक सवाल पहले मैं इधर लिखूंगा। देखिए बेटा, सवाल क्या है? ये आपको स्थितिज ऊर्जा का कर्व दिया गया, स्थितिज ऊर्जा बेटा, यहाँ 0 फैक्टर, ये नीचे की तरफ जा रहा है, और ये क्या था बेटा? अंतर नाभिकीय दूरी। ठीक है बेटा, आपको कुछ डाइएटॉमिक स्पीसीज दी गई है और उनके लिए ग्राफ दिए गए हैं बेटा। एक ग्राफ है आपके पास में, ये एक ग्राफ आपके पास में, ये एक ग्राफ आपके पास में ये था। ठीक है, सॉरी एक बार फिर मैं चेंज करूंगा थोड़ा सा। मान लो ये था बेटा, और एक ग्राफ आपके पास में ये। ठीक है, ये है आपके पास में ए के लिए, ये है बेटा बी के लिए, और ये है बेटा सी के लिए। आपसे सवाल पूछा गया, दो सवाल पूछे गए, एक तो बंद ऊर्जा का क्रम और एक बंद लंबाई का क्रम। तो बंद ऊर्जा अगर देखनी है तो कैसे चेक करोगे बेटा? मैंने क्या बताया था बंद ऊर्जा के लिए? जो जितना नीचे आ रहा है बेटा, ये बंद ऊर्जा है, इसका ये मैग्नीट्यूड। तो सीधी सी बात है बेटा, यहां इस ग्रीन वाले के लिए बंद ऊर्जा अगर मैं देखूं तो कुछ ये वैल्यू बता रहा है, इस येलो वाले के लिए देखूं बेटा मैं तो ये बता रहा है, और इस व्हाइट वाले के लिए देखूं तो ये बता रहा है। साफ साफ देख रहे हो, बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन से की है बेटा? इस येलो वाले की बेटा, सबसे नीचे ये आ रहा है। तो बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा इसकी होगी, उसके बाद गिवन में से, और फिर एक। क्या तरीका समझ आया? दूसरा बेटा बंद लंबाई चेक करें अपन बेटा। इसमें बंद लंबाई देखिएगा बेटा, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला देखना होता है, ये वाला। यहां बंद लंबाई है, चाहे तो बेटा मैं यहीं पर चिपका दूं, बहुत आसान हो जाएगा, ऊपर लगाओ चाहे लगाओ। एक आपके पास में है ये, और एक आपके पास में है ये। तो सबसे ज्यादा बंद लंबाई किस में बेटा?
उसके बाद में बंद लंबाई किस में बेटा, और उसके बाद में बंद लंबाई ए में। अरे समझ आया क्या बेटा? बाय द वे कभी ऐसा सवाल बने तो आप बता सकते हो। बहुत सिंपल वे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बेटा इसमें आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो गैप है ये बंद ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाली जो लेंथ है बेटा यहाँ मैक्सिमम जो पास आ चुका है ये वाला उसको अंतर नाभिकीय दूरी को रिप्रेजेंट करता है। और क्या बताया वीबीटी में कि इस तरह से दो परमाणुओं के बीच में क्या होता है बेटा, इस तरह से दो परमाणुओं के बीच में अतिव्यापन हो रहा है, और बेटा अतिव्यापन होकर के वो फाइनली बेटा सहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहे हैं। ये स्थिति तब बताई उसने बेटा जब दोनों ही क्या थे, परमाणु थे। तो दो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। यहाँ पर बेटा H H के बीच में सहसंयोजी बंध बन गया बेटा, इस तरह से ये अतिव्यापन इनका हो गया बेटा। क्लियर है? लेकिन अगर बहुपरमाणविक अणु हो बेटा, जैसे कि इसका उदाहरण क्या हो गया बेटा, पहला H2, ठीक है ना बेटा। दूसरे का उदाहरण अगर मैं लेऊं, मान लीजिए आपके पास CH4 है, तो इसने क्या बताया कि पहले कार्बन के जो परमाणुीय कक्षक है, भाई क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा कार्बन का, बोलो भाई, 1s2 2s2 2p2, और बेटा संयोजी कोष काम आएगा, और संयोजी कोष काम आएगा तो बेटा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। हाल फिलहाल ये कितनी सहसंयोजी बंध बनाने की स्थिति में, 2 सहसंयोजी बंध ये बना सकता है। ये इसकी आद्य अवस्था है। अब क्या कि जब ये प्रथम उत्तेजित अवस्था में जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो बेटा ये अब कितने सहसंयोजी बंध बनाने की स्थिति में आ गया, 4 सहसंयोजी बंध बना पाएगा, एक S और ये तीनों क्या P। होता क्या है CH4 में बेटा, CH4 में हाइड्रोजन के कार्बन से चिपकने से पहले कार्बन के ये चारों कक्षक आपस में संकृत होकर के 4 sp3 कक्षक बनाते हैं, और वो sp3 संकृत कक्षक बेटा 4 हैं, चारों आपस में 109 डिग्री 28 मिनट पर व्यवस्थित होते हैं। ये किसकी बात चल रही है, ये चल रही है कार्बन की बेटा, कि 4 परमाणुीय कक्षक आपस में मिलकर के पहले उन्होंने 4 संकृत कक्षक बनाए, और चारों संकृत कक्षक आपस में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इन पे बेटा आपस में रिपल्शन कम हो जाए, और उसके बाद संकरण होने के बाद हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ में अतिव्यापन करता है। हाइड्रोजन इनके साथ क्या कर रहा है, अतिव्यापन कर रहा है बेटा। तो यहां पर आपने क्या देखा बेटा, संकृत कक्षक का अतिव्यापन परमाणुीय कक्षक के साथ। ऐसे ही बेटा एग्जाम्पल आगे आ जाएंगे बेटा, संकृत कक्षक का संकृत कक्षक के साथ भी अतिव्यापन होता है। संकृत कक्षक का किसके साथ अतिव्यापन, संकृत कक्षक के साथ भी अतिव्यापन हो सकता है। कुल मिला के बात के कि कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है बेटा। हो सकता है परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन हो सकता है परमाणु का संकृत के साथ अतिव्यापन और हो सकता है 2 संकृत कक्षकों का अतिव्यापन हो बेटा। पास क्यों आए उसका फैक्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। मैक्सिमम पास आने के बाद में ये स्थिति हो जाती है, और ये एक सवाल एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब बेटा अतिव्यापन जो है उसकी कैटेगरी क्या क्या हो सकती है बेटा। अतिव्यापन के प्रकार आ जाएंगे आपके पास में बेटा। एक होता है बेटा अतिव्यापन के प्रकार में समाक्षीय अतिव्यापन, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। जो अतिव्यापन बेटा हेड ऑन होता है, मतलब हेड टू हेड आ जाएगा आगे बेटा, डरो नहीं सब आएंगे। एक होता है बेटा समपार्श्विक अतिव्यापन, बेटा कोएक्सियल कोलेटरल
कौन सा? कोलेटरल बेटा, ओवरलैपिंग बेटा। यहां जो बंध का निर्माण होता है वो होता है सिग्मा, और यहां जिस बंध का निर्माण होता है बेटा वो या तो पाई या डेल्टा, या तो पाई बंध बनता है या फिर डेल्टा बंध बनता है बेटा। कौन से अतिव्यापन से? समपार्श्विक अतिव्यापन से। समाक्षी अगर है तो सिग्मा बनेगा बेटा, और समपार्श्विक है तो पाई या डेल्टा बनता है बेटा। समाक्षीय में बेटा वास्तव में जो इलेक्ट्रॉनों की लोब है उनके हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और समपार्श्विक में इलेक्ट्रॉन और लोबों की बेटा साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है बेटा। कैसी ओवरलैपिंग होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग इसमें होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग इसमें होती है, और यहाँ हेड टू हेड होती है। डरो मत, एक एक समझ आएगा। इसके दूसरे क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैं ले रहा हूं बेटा एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन बेटा। देखिए अब समझिएगा इसको अच्छे से। एस एस अतिव्यापन बेटा, एस जो होता है एस कक्षक वो गोलाकार होता है, मतलब ये कि पूरे 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे 360 डिग्री में। देखते रहिएगा। ये मैंने एक्स एक्सिस माना, ये मैंने बेटा वाई एक्सिस माना, और ये मैंने जेड एक्सिस माना। और बेटा क्योंकि एस कक्षक जो है वो गोलाकार होता है तो उसे आप कहीं भी लो, क्या वो तीनों अक्षों में पाया जाएगा? बिल्कुल तीनों अक्षों में आएगा एस कक्षक बेटा। क्यों? क्योंकि गोलाकार है, तीनों अक्ष कवर करेगा। अब दूसरा एस कक्षक जो है बेटा, दूसरा एस कक्षक वो चाहे आप एक्स एक्सिस पे ले लो, इस एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने, चाहे आप बेटा वाई अक्ष पर ले लो, और चाहे आप जेड अक्ष पर ले लो। तीनों में से कोई भी अक्ष पर आप ले सकते हो बेटा। ये आपस में मिलेंगे ही मिलेंगे। इनकी इलेक्ट्रॉन लोब जो है बेटा, इलेक्ट्रॉन लोब क्या बोलूंगा, पूरे 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। अब एक एस कक्षक के पास में आप चाहे एक्स से लाओ, चाहे वाई से लाओ, चाहे जेड से लाओ, पूरे 360 डिग्री में है तो इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे ही आपस में बेटा। तो वास्तव में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एस के साथ अगर एस लिया तो कोई भी अक्ष हो, कोई भी अक्ष हो बेटा, कोई भी अक्ष हो, हमेशा बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, अतिव्यापन होगा ही होगा, और इसमें बंध बनने से सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा होता है बेटा? सिग्मा बंध इसमें बनता है। अब मैं बात कर रहा था यहां अक्ष की। अक्ष से क्या मतलब है बेटा? एक टर्म आती है इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसे INA बोलेंगे। क्या? अंतर नाभिकीय अक्ष, अंतर नाभिकीय अक्ष बेटा। ये वो अक्ष है जिस पर कक्षकों के नाभिक होते हैं, नाभिक व्यवस्थित रहते हैं, तथा इसी के सापेक्ष या इसी के परिपार्श्व में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अतिव्यापन होता है। इस लैंग्वेज से कुछ समझ नहीं आएगा, और एस कक्षक से भी कुछ समझ नहीं आएगा। इसकी समझने की शुरुआत होगी आपके बेटा डी कक्षक, सॉरी पी से। समझाता हूं बेटा। एक्चुअली अगर मैंने एक कंडीशन ये बनाई, ठीक है बेटा,
ये मैंने कौन सी अक्ष माना, एक्स अक्ष माना, ये मैंने वाई अक्ष माना और ये मैंने जेड अक्ष माना। समझना, अगर बेटा मैं क्या करूं कि यहां पर मैं इस पर ये पी कक्षक बनाऊं, तो ये पी कक्षक बनाया मैंने बेटा, ये जो पी कक्षक मैंने बनाया ये बनाया पी एक्स, क्योंकि एक्स अक्ष पर बनाया मैंने। क्या है ये, पी एक्स ऑन एक्स एक्सिस। अगर मैंने देखो लेफ्ट टू राइट को मैंने एक्स माना, ऊपर से नीचे को मैंने वाई माना और आगे पीछे को मैंने क्या माना है बेटा, जेड माना है। ठीक है ना, इसको एक्स, इसको वाई, इसको जेड बेटा। ये लेफ्ट राइट को एक्स माना, ऊपर से नीचे को वाई माना और आगे पीछे को जेड माना। अगर मैंने ये बनाया तो क्या ये लेफ्ट टू राइट ही है इसके जैसा? तो ये वास्तव में क्या है बेटा, ये है पी एक्स ऑन कौन सी अक्ष पर, वाई अक्ष पर। और अगर मैंने ये बनाया है, ये भी लेफ्ट टू राइट, लेकिन देखो कौन सी अक्ष पे आ रहा है, जेड अक्ष पर, तो ये क्या है, पी एक्स ऑन जेड एक्सिस। और देखिएगा इधर, देखते रहिए बेटा, ये कंडीशन वो है जो अपन जो सीखेंगे उससे पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए कि मैं कौन सी अक्ष पर क्या बोल रहा हूं। ये कौन सी अक्ष मानी है मैंने, एक्स मानी है, ये वाई मानी है और ये मैंने जेड मानी है। सोच के जवाब देना आराम से बेटा। अगर मैंने ऐसे बनाया तो क्या ये वाई अक्ष पर बना बेटा, और वाई के ऊपर बना हुआ है, ये देखो मैंने लेफ्ट टू राइट एक्स को माना है, ऊपर से नीचे वाई को माना है और आगे पीछे जेड को माना है। ये कैसे बना हुआ है, ऊपर से नीचे, तो ये क्या है, पी वाई ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्स के ऊपर ही। अगर मैंने ऐसे बनाया तो है तो ऊपर से नीचे, अरे बोला ना लेफ्ट टू राइट मैंने एक्स माना, ऊपर से नीचे मैंने वाई माना, आगे पीछे जेड माना, तो है तो ऊपर से नीचे, मतलब ये पी वाई है। और कौन सी अक्ष पर है, पी वाई है, कौन सी अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। अरे बात समझे क्या, इस तरह से चलता है बेटा। ये जरूरी आपको आना बेटा, इसके बिना सीख नहीं पाओगे। ऐसे ही अगर मैं बेटा मान लीजिए कुछ इस तरह से बनाता, फिर देखिए ये x, ये y और ये z। अगर मैंने एक डंबल x y के बीच में बनाया और दूसरा उसके परपेंडिकुलर बनाया, तो x और y के अगर बीच में बनता है तो ये क्या होता है, dxy। क्या होता है ये, dxy बेटा। अरे समझे क्या, अब आपको कहानी समझ आएगी बेटा। वापस देखिएगा इधर, मैंने सबसे पहले क्या लिया, एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन में हमने आपको क्या समझाया कि आप कोई भी अक्ष पर आ जाओ, यहां पर सिग्मा बंध बनेगा ही बनेगा। दूसरी जो कैटेगरी आएगी बेटा इसमें, वो आएगी एस पी अतिव्यापन। देखते जाइए बेटा, एस पी अतिव्यापन, समझना। ये मैंने एक्स अक्ष माना, ये मैंने वाई अक्ष माना और ये मैंने जेड अक्ष माना। मैंने एस जो है बेटा इसके बिल्कुल बीचों बीच ले लिया, ये मैंने एस ले लिया। अच्छा एस जो है बेटा क्या तीनों अक्षों को कवर करेगा, बिल्कुल, एक्स वाई और जेड तीनों में प्रेजेंट होगा बेटा, उसके साथ उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। अब बेटा मेरे को दूसरा क्या लेना है, पी। भाई एस के साथ क्या लेना है, पी लेना है बेटा। आराम से सोचिएगा, अगर मैंने ये लेफ्ट टू राइट सिचुएशन ली तो ये क्या है, ये है लेफ्ट टू राइट है तो पी एक्स है, और वो भी कौन सी अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। क्या है ये, पी एक्स ऑन एक्स एक्सिस। मैंने यहां भी लेफ्ट टू राइट लगाया तो है तो ये पी एक्स, क्योंकि मैंने लेफ्ट टू राइट एक्स अक्ष को माना हुआ था। ये है तो पी एक्स, लेकिन इस एस के रेस्पेक्ट में कौन सी अक्ष पर मिल रहा है, अगर ये एक्स थी तो ये वाई, यानी ये पी एक्स है
कौन सी अक्ष पर? वाई एक्सिस पर। फिर देखो, सोचो भैया, दिमाग लगाओ, दिमाग है तो लेफ्ट टू राइट, मतलब क्या है? पी एक्स। लेकिन कौन सी अक्ष पर आ रहा है? ये है बेटा जेड अक्ष पर। और यहां जो अतिव्यापन हो गया, यहां बेटा ये अतिव्यापन बॉन्ड बनाएगा कौन सा? सिग्मा। कौन सा? सिग्मा। क्या कि एस के साथ पी एक्स कौन सी अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। कौन सा बंध बना रहा है? सिग्मा बना रहा है। हेड बेटा, क्या इस पी वाले डंबल का हेड का हमारा आगे से बेटा हेड ऑन। अब इसका एस के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हेड बोलो या साइड बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके साथ फर्क पड़ता है पी के साथ। पी का हेड का हमारा है। तो ये हो गई बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग, और ये सिग्मा बंध इसके साथ बनाएगा। उसके साथ क्या होना है दूसरी कंडीशन में बेटा? इधर थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ये थोड़ा इधर लिखना चाह रहा हूं। और क्या रिजल्ट समझाया कि एस के साथ पी एक्स कौन सी अक्ष पर? एक्स अक्ष पर सिग्मा बंध बनाया। दूसरा पॉइंट, मुझे बताइए बेटा कि क्या जो पी कक्षक होता है उसके बीचों बीच या नोडल बिंदु होता है क्या बेटा? नोडल पॉइंट यहां भी होगा नोडल पॉइंट। मुझे बताइए कि यहाँ एस का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्या वो इसके इलेक्ट्रॉन लोब के सामने आ रहा है कि नोडल बिंदु के सामने? नोडल बिंदु के सामने। और ये जो नोडल बिंदु है ना बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो क्या यहां इसकी मिक्सिंग अतिव्यापन हो पाएगा? नहीं हो पा रहा। सामने कौन आ रहा है? नोडल बिंदु। वो अतिव्यापन नहीं होने देगा। कौन? ये नोडल बिंदु बेटा। यानी कि फिर देखिए रिजल्ट कि अगर आपने एस के साथ ये क्या था? पी एक्स था, कौन सी अक्ष पर? वाई अक्ष पर लिया तो कोई अतिव्यापन नहीं हुआ, क्योंकि सामने कौन आ गया? नोडल बिंदु। अगर एस के साथ वापस देखो, देखते रहो, एस के साथ ये क्या है? लेफ्ट टू राइट है, मतलब क्या है बोलो भाई? पी एक्स है। कौन सी अक्ष पर? जेड अक्ष पर। तो बेटा ये भी कोई अतिव्यापन नहीं कर रहा, और इसको कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग। मैं कहूं तो यहाँ ओवरलैपिंग हुई ही नहीं है, शून्य अतिव्यापन। अगर नोडल बिंदु सामने आ गया ना बेटा, तो वो फिर अतिव्यापन नहीं करने देगा। चलो बना लेते हैं ट्रिक बेटा अपन। अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं तो कोशिश करिएगा समझने की कि एस के साथ पी एक्स ने अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये जो बीच में लिखी हुई है वो क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि इसी के अराउंड बेटा, इसी के अराउंड आपकी अतिव्यापन कर रहा है, इसी के समपार्श्विक में अतिव्यापन कर रहा है बेटा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अगर एस के साथ पी एक्स है, वो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स के साथ ही, तो बेटा सिग्मा बंध बनाया। और एस के साथ पी एक्स वाई या जेड पे आया तो उसने कुछ भी नहीं बनाया। लगाओ दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर एस के साथ मैं पी वाई लेता, कॉमन सेंस लगाओ, पी वाई लेता और मैं ये चाहता कि सिग्मा बंध बने, तो मैं कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लूंगा? सोच लो कि एस के साथ पी एक्स जब एक्स अक्ष पर आया तो सिग्मा बना, तो अगर आप पी वाई के साथ सिग्मा बंध बनाना चाहते हैं, किसके साथ? पी वाई के साथ, तो कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली जाए? वाई लेनी पड़ेगी बेटा। अरे समझे क्या? अगर इसके अलावा आपने बेटा इसमें एक्स या जेड ले लिया तो वहां पर जीरो अतिव्यापन चला जाएगा। जीरो अतिव्यापन में क्या हो रहा है बेटा? ये है, और इसके सामने बेटा क्या आ गया? नोडल बिंदु आ गया। तो ये अतिव्यापन का केस नहीं है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ये है और इसके सामने क्या आ गया? नोडल बिंदु। ये जीरो अतिव्यापन के केस है, दोनों के दोनों बेटा। अरे समझे क्या कि एस के साथ अगर पी जेड लेता तो जेड अक्ष पर सिग्मा बनाता, बाकी दोनों पर कुछ भी नहीं बनता।
ये है sp अतिव्यापन बेटा। चीजें और जुड़ेंगी और समझ में आएंगी। नेक्स्ट बेटा इसके बाद में sp अतिव्यापन के बाद pp समाक्षीय अतिव्यापन। मतलब कोएक्सियल, मतलब हेड टू हेड मिलेगा। समझे? रटना नहीं, समझे? ये अपन ने क्या माना हुआ है? x, ये y और ये z। ठीक है, अब मैं क्या लेके चल रहा हूं इसमें बेटा, देखिए अब खुद बताना सोच के। मैंने अगर ये लेफ्ट टू राइट ले लिया, हाँ बेटा, क्या है ये? बोलो भाई क्या है? लेफ्ट टू राइट मतलब ये है px। ठीक है, दूसरा मैंने एक और px लिया, और ये px लिया कौन सी अक्ष पर? ये है px, और इसके रेस्पेक्ट में ये x एक्सिस पर आ रहा है। ये भी मैंने क्या लिया? सोचो, फिर वही लेफ्ट टू राइट है, मतलब है तो क्या? px कौन सी अक्ष पर? x पर कि y पर? ये है px ऑन y एक्सिस। और ये अगर मैंने लिया, ये भी वही लेफ्ट टू राइट है, px है कौन सी एक्स पर? z एक्सिस के। अब बनाते हैं अपन की क्या क्या सिचुएशन बन पाई है। अच्छा, नोडल बिंदु लगा दो बेटा। नोडल बिंदु ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये नोडल बिंदु लगा दिए। अब मुझे बताइए कि बेटा एक मैंने लिखा px ये वाला, और दूसरा भी px, कौन सी अक्ष पे देखा? x अक्ष पे। तो मुझे बताइए क्या इन दोनों p के जो बेटा ये लोब है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है? क्योंकि बेटा जो नोडल पॉइंट है वो तो इनके बीच में रह गए, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व आ गया बेटा, और यहां से जो ओवरलैपिंग होगी उससे कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। कौन सा अतिव्यापन है इनका? ये हो गया इनका समाक्षीय अतिव्यापन। कौन सा? समाक्षीय। देखते जाइएगा। अब आप अगर अच्छे से देख पा रहे हैं बेटा, तो क्या यहां px और ये वाला जो px है इसकी सिचुएशन ऑब्जर्व करो। क्या इस लोब के साथ लोब आ रही है, इस लोब के सामने लोब आ रही है, और इसके सामने ये नाभिक जो नोडल पॉइंट है उसके सामने नोडल पॉइंट आ रहा है। कंडीशन क्या है? ये और ये आमने सामने आ रहा है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां जो अतिव्यापन होगा, रुको रुको देखते रहो, वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे, और यहां बीच में नोडल पॉइंट बेटा। तो यहां जो अतिव्यापन हुआ वो साइड से हो रहा है। कैसे हो रहा है? साइड से, कोलेटरल बेटा, समपार्श्विक। और यहां जो अतिव्यापन हो रहा था वो बिल्कुल आमने सामने टक्कर से हो रहा था, ये समाक्षीय अतिव्यापन। अब तो समझे क्या बेटा? तो यहां पर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें दोनों नाम आ जाएंगे। क्या क्या? समाक्षीय मतलब कोएक्सियल, व समपार्श्विक मतलब कोलेटरल बेटा। ठीक है, दोनों देख रहे हैं। तो px अगर x एक्सिस पे था तो सिग्मा बनाया, और ये बेटा एक px के बाद दूसरा px y अक्ष पर आया, तो ये समपार्श्विक अतिव्यापन करेगा और कौन सा बंध बनाएगा? पाई बंध बनाएगा। पाई बंध में क्या होता है कि बेटा समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, कौन सा अतिव्यापन? समपार्श्विक।
अगर आपने px px ही लिया कौन सी अक्ष पर, जेड अक्ष पर, तो क्या यहां भी लोब जो है बेटा वो वास्तव में एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे कोलेटरल वाली सिचुएशन में, समपार्श्विक की सिचुएशन में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है बेटा। अतिव्यापन तब नहीं होता जब नाभिक बिंदु या नोडल पॉइंट और इलेक्ट्रॉन लोब आ जाए सामने, नोडल बिंदु के सामने इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फिर अतिव्यापन नहीं होता। नोडल के सामने नोडल है लेकिन साइड में बेटा ये आपस में अतिव्यापन कर लेंगे। यहां भी कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, और ये भी कौन सा अतिव्यापन है, समपार्श्विक अतिव्यापन है। रुको अभी सब्र रखो थोड़ी बेटा, और सिखा रहा हूं, अभी देखते जाओ। अगला पॉइंट कि अगर आपने ये लिया px, दूसरा भी px, और यहां बीच में क्या था, नोडल बिंदु, और नोडल बिंदु के साथ में ही होता है बेटा क्या, नाभिक। नोडल बिंदु के कंडीशन में साथ में रहता है बेटा ये नाभिक। और यहां पर ये क्या आ रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा अतिव्यापन है, बोलो भैया, ये है समाक्षीय। और मैंने क्या बोला कि ये कैसा बंध बनाता है, सिग्मा बंध। देखते रहो। अगर मैंने ये सिचुएशन ली और दूसरी ये सिचुएशन ली, यहां जो अतिव्यापन हो रहा है, क्या कि ये लोब आपस में साइड से मिल रही है कि आमने सामने मिल रही है? अरे भाई, एक तो होता है ये सामने से मिलना ऐसे समाक्षीय, और एक दोनों ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ में समानांतर, और बेटा कुछ इस तरह से ये आपस में साइड टू साइड आपस में मिलेंगे बेटा। ये ऊपर ऊपर से, ये नीचे नीचे से, ऐसे मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां पर ये कैसा अतिव्यापन हुआ, समपार्श्विक। और यहां जो बंध बनेगा वो कैसा बंध बनेगा, उसे बोलते हैं पाई बंध। ठीक है, अगला पॉइंट कि यहां जो ये फाइनली बंध बनता है उसमें क्या बोलते हैं अपन कि एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ये दोनों मिलाकर ऊपर बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मिलाकर कहां बनता है, नीचे। ये दोनों मिलकर नीचे बना लेंगे और ये दोनों मिलकर ऊपर बना लेंगे बेटा। एक इलेक्ट्रॉन का बादल ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन का बादल नीचे। ये होता है समपार्श्विक में बेटा। अब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं यहां पर बेटा कि दोनों में से सामर्थ्य किसकी ज्यादा होगी, सिग्मा की या पाई की। समझे, रटे नहीं। यहां क्या हो रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन है इन दोनों नाभिकों के बीच में। भाई नोडल बिंदु और नाभिक एक ही जगह पे रहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो दोनों नाभिकों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इस नाभिक को इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और इसको भी क्या दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ये एक दूसरे को आकर्षित करे जाएंगे, क्यों, क्योंकि इन्हें लालच है इलेक्ट्रॉनों का। लेकिन यहां मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन घनत्व ये रहा, यहां पर है इलेक्ट्रॉन, तो क्या दोनों नाभिकों के बीच में रिपल्शन होगा? बिल्कुल बेटा, यहां दोनों नाभिकों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण आ जाएगा तुलनात्मक रूप से। और रिपल्शन अगर होगा तो ऐसे में बेटा ये जो यहाँ पर अतिव्यापन होगा अच्छे से होगा कि दुर्बल होगा, दुर्बल होगा। और दुर्बल अतिव्यापन होगा तो बंध सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी, पाई की, एज कंपेयर टू सिग्मा। कि सिग्मा की तुलना में पाई जो है उसकी बंध सामर्थ्य कम होती है। क्लियर है बेटा ये? अब एक और बात ट्रिक बना ले कि अगर px x अक्ष पर ही आ गए तो सिग्मा बना लिया, कि दोनों सेम और अक्ष भी समान तो सिग्मा बना लिया, और दोनों सेम लेकिन अक्ष अलग तो क्या बना लिया, पाई। समझे क्या? लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, फिर वापस से आऊंगा इसी चीज पे। देखते जाइए बेटा, ये x, ये y और ये z। आराम से अब तो बता दो बेटा, इतनी देर से सिखा रहा हूं, ये है क्या, ये है px।
अब मैं दूसरा पी बना रहा हूं। मान लो मैंने ये बनाया, सोच के जवाब दो, ये क्या बनाया? पी एक्स की पी वाई की पी जेड, ऊपर से नीचे, दैट मीन्स पी वाई है। और कौन सी अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। फिर मैंने ये बनाया, क्या है ये भी पी वाई है, कौन सी अक्ष पर? वाई अक्ष पर। और अब मैंने ये बनाया, ये भी क्या है? पी वाई, लेकिन कौन सी अक्ष पर? जेड अक्ष पर। और अगर मैं इनके नोडल बिंदु लगा दूं, ये लो भाई, मुझे बताओ कि अगर पी एक्स के साथ आपने पी वाई लिया, कौन सी अक्ष पर? एक्स अक्ष पर, तो क्या नोडल बिंदु के सामने इलेक्ट्रॉन काम नहीं चलेगा? इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन लोब के सामने इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। यहां तो नहीं होगा, कुछ ना बन रहा बेटा, इसमें कुछ भी नहीं बन रहेगा। अगर आपने पी एक्स के साथ ये पी वाई ये वाला लिया, कौन सी अक्ष पर? वाई अक्ष पर, तो भी नोडल बिंदु सामने आ गया, यहां भी कुछ नहीं बन रहा। और अगर आपने पी एक्स ये वाला पी एक्स इसके साथ ये वाला लिया, तो क्या पी वाई है, कौन सी अक्ष पर बेटा? जेड अक्ष पर, तो भी नोडल बिंदु सामने आ रहा है बेटा। ये देखो, इलेक्ट्रॉन लोब के सामने क्या आ जाएगा? नोडल। कुल मिलाकर आपस में कंडीशन नहीं बन पा रही, यहां भी नहीं होगा। क्या सिचुएशन आ रही है? फिर देखना बेटा कि अगर ऐसे आए तो सिग्मा समाक्षी, ऐसे आए तो समपार्श्विक, और अगर आपस में लंबवत रह गए तो नोडल बिंदु और इलेक्ट्रॉन लोब आमने सामने आएंगे बेटा। लोब के सामने लोब नहीं आएगी, लोब के सामने लोब नहीं आएगी, लोब के पास लोब नहीं आएगी, ऐसे हो जाएंगे परपेंडिकुलर, लंबवत हो जाएंगे। और लंबवत होते ही फिर कुछ कोई भी एक्सिस आ जाए, बंद नहीं बनेगा। किसका केस हो जाएगा? ये भी जीरो ओवरलैपिंग का केस। तो फटाफट से बताना कौन सा बंद? सिग्मा, पाई, सिग्मा, सिग्मा। अगर मैंने ये लिया जीरो ओवरलैपिंग, कुछ नहीं बनेगा। अगर मैंने ये लिया जीरो ओवरलैपिंग, कुछ भी नहीं बनेगा। क्या समझे? क्या सिग्मा, एसपी का सिग्मा ये जीरो में चला गया, ये पीपी का कोएक्सियल सिग्मा, पीपी का कोलेटरल पाई, और ये जीरो में चला गया। क्या कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा होगा बेटा, कुछ तो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पीपी के बाद में कौन सा? डीपी अतिव्यापन। ये क्या है? एक्स अक्ष, ये मैंने माना है वाई, और ये मैंने माना है जेड बेटा। ठीक है, कुल मिलाकर ये आपके पास में था एक्स अक्ष बेटा, और ये था आपके पास में वाई अक्ष। मैंने क्या किया कि एक डंबल इसके बीच में लगा दिया 45 डिग्री पे, एक्स और वाई के बीच में, और एक इसके लंबवत। तो ये जो डी बना, ये कौन सा डी बना? डी एक्स वाई। और अब मैं ला रहा हूं क्या? पी। क्या ला रहा हूं? पी ला रहा हूं। सोचना, अगर मैंने पी कुछ इस तरह से लिया तो क्या है ये? जवाब दो। पी एक्स कौन सी अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। अगर मैंने ये लिया तो ये क्या है? ये भी पी एक्स है, लेकिन कौन सी अक्ष पर? वाई अक्ष पर। और अगर मैंने ये लिया बेटा तो ये भी क्या है? पी एक्स है बेटा, कौन सी अक्ष पर? जेड अक्ष पर। तीनों पी एक्स है बेटा। ठीक है, और देखिएगा, ये फिर से मैंने क्या बनाया?
dxy। अब देखो क्या लगा रहा हूं, py। py कौन सी एक्स पर, सॉरी बेटा, छोटी सी एक्स लिखने में प्रॉब्लम कर दी मैंने। ये बेटा कौन सी y और ये z। हाँ अब ठीक है बेटा। तो ये क्या लिखा मैंने, py कौन सी एक्स पर, y एक्स पर। ये भी क्या लिखा मैंने, py कौन सी एक्स पर, x अक्ष पर। और ये मैंने क्या लिखा बेटा, ये भी py कौन सी एक्स पर, z अक्ष पर। तो क्या रिजल्ट बन के आ रहा है, अब वो देखना है। क्या यहां ये नोडल बिंदु बीच में प्रॉब्लम कर रहा है, नोडल बिंदु के सामने लोब ओवरलैपिंग नहीं होगी, नोडल बिंदु के सामने लोब ओवरलैपिंग नहीं होगी। और यहां क्या ओवरलैपिंग हो पा रही है, बिल्कुल। समाक्षी है कि समपार्श्विक, अरे साइड में से हो रही है कि बेटा हेड ऑन हो रही है, बेटा हेड से हेड टकरा रहा है कि साइड से चल रहा है मामला बेटा। अरे समझे क्या भाई। और इसमें क्या, इसमें देखना बेटा आपके पास में क्या होगा कि ये जो है ये वाला बेटा, ये वाला, इसमें क्या होगा कि ये जो लोब है ये कहां पर है बेटा, एक्स अक्ष पर। कहां पर है, एक्स अक्ष पर। समझना एक बार कि ये एक्स ये वाई था, सॉरी देखना क्या कि ये आपने dxy बना दिया। अब बाहर की तरफ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, z आ रहा है। और इस z अक्ष पर, सॉरी z अक्ष पर px लिया, px लिया मतलब मैंने यहां पर ये आपके पास सामने आएगा बेटा इस तरह से। रुको, ये इसके सामने जब आएगा तो कुछ यहां पहुंचेगा, यानी लोब के सामने लोब नहीं आएगी, अति व्यापन इसमें भी नहीं होगा। और बेटर आपको समझ आएगा इस दूसरे डायग्राम में बेटा, इधर देखो भाई, ये आपके लोब के सामने लोब मिलेगी, यहां लोब के सामने लोब नहीं है। और यहां देखो कि ये जो लोब है बेटा इन दोनों लोब के बीच में होगी, ऐसे ये नीचे वाली लोब इन नीचे वाली दोनों लोब के बीच में होगी, मतलब लोब के साथ लोब नहीं मिलेगी। तो कंडीशन क्या बनी बेटा कि अगर आपने dxy लिया और उसके साथ में px लिया, ये रहा px, कौन सी अक्ष पर, x अक्ष पर, तो कुछ भी नहीं बना। अगर आपने dxy लिया और px ही लिया, कौन सी अक्ष पर, y अक्ष पर, तो बेटा कौन सा बंद बना, पाई बंद बना। फिर आपने dxy लिया और px लिया, कौन सी अक्ष पर बेटा, z अक्ष पर, तो भी कुछ नहीं बना। क्यों बेटा, ये जो लोब होगी ना बेटा राइट साइड वाली लोब, ये इन दोनों लोब के बीच में आएगी और ये लेफ्ट वाली इन दोनों के बीच में आएगी बेटा। अरे समझे क्या भाई। इधर फिर देखो, अगर आपने dxy लिया, क्या लिया, dxy और py ले रहे हो आप, अगर आपने dxy और py लिया है कौन सी अक्ष पर, x अक्ष पर, तो बेटा पाई बोर्ड बन रहा है। अगर आपने ये दोनों लिए हैं, ये dxy और py आपने y अक्ष पर ले लिया, तो कुछ नहीं बन रहा। देखो बीच में आ रही है बेटा। और बेटा z अक्ष पर अगर लिया तो इन दोनों के बीच में ये ऊपर वाली आएगी और इन दोनों के बीच में ये नीचे वाली आएगी बेटा, तो यहां भी कुछ नहीं बन रहा। अब बनानी पड़ेगी क्या ट्रिक, अपन को ट्रिक बनाते हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास में पाई की कैटेगरी है, ये आपके पास में पाई की कैटेगरी है। dxy px y एक्सिस पर पाई बना रहा है। समझना कि बेटा ये px है, ये y है और ये xy है, x x और ये y, यहां पर ये y और ये x। क्या मतलब निकाला कि अगर आप dxy के साथ py ले रहे हो तो क्या बचा, x बचा, x एक्सिस पर पाई बनेगा। अगर आप dxy के साथ px ले रहे हो तो कौन सा बचा, y एक्स पर पाई बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। इधर देखो, अगर मैं
डी एक्स जेड लेता, चलो हटाओ पहले इसी को समझाऊं, डी एक्स वाई लिया और मैंने ले लिया पी वाई, क्या बच गया, एक्स बच गया, तो बेटा एक्स अक्ष पर ये पाई बॉन्ड बनाएगा, बाकी किसी भी अक्ष पर ये कुछ भी नहीं बनाएगा। क्या ट्रिक समझे क्या, टी डी एक्स वाई, पी वाई अगर लिया तो क्या बचा, एक्स, एक्स अक्ष पर पाई बनाएगा बेटा। अगर ये ट्रिक समझे तो बताना मुझे कि अगर डी एक्स जेड के साथ में मैंने पी एक्स ले लिया और मैं पाई बंद बनाना चाहता हूं तो कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली जाए, तो देखो डी एक्स वाई पी एक्स, एक्स से एक्स चला गया, क्या बचा जेड, तो जेड एक्सिस लेनी पड़ेगी तब जाके पाई बंद बनाएगा, वरना नहीं बना पाएगा। अरे समझे क्या। अगला कि अगर बेटा आप डी एक्स वाई के साथ पी जेड ले लो तो आप कोई भी एक्सिस ले लो बंद नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि बेटा देखो डी एक्स वाई मतलब इलेक्ट्रॉन लोब एक्स वाई तल में होंगी और पी जेड मतलब बेटा ये एक्स वाई तल के लंबवत होगा, तो ऐसे में बेटा यहां तो कभी भी अतिव्यापन होने का चांस ही नहीं होगा। अगर तीनों ही अलग अलग आ गए तो फिर वहां पर कभी भी अतिव्यापन नहीं होगा। ये कैटेगरी है बेटा डीपी अतिव्यापन की। नेक्स्ट क्या आ जाता है बेटा डीपी अतिव्यापन के बाद में, डी डी अतिव्यापन। अब तो बता दो क्या है ये डी एक्स वाई। मैंने ये बनाया, सोच के जवाब देना भाई। ये भी डी एक्स वाई और कौन सी अक्ष पर, एक्स अक्ष पर बना, बिल्कुल उसी के जैसा। तो ये भी डी एक्स वाई लेकिन कौन सी अक्ष पर, वाई अक्ष पर। ये भी डी एक्स वाई लेकिन कौन सी अक्ष पर, जेड अक्ष पर। तो बात ये आ रही है बेटा कि अगर आपने डी एक्स वाई लिया एक्स अक्ष पर तो ये लोग आपस में मैच करेंगी और ये लोग भी आपस में मैच करेंगी, साइड में ओवरलैपिंग होगी बेटा, तो साइड ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही अगर आपने बेटा ये लिया तो यहां भी देखो साइड ओवरलैपिंग लोब आपस में मैच कर पाएंगे आसानी से। तो बेटा आपने अगर डी एक्स वाई लिया एक्स अक्ष पर चाहे वाई अक्ष पर, दोनों में ही कौन सा बॉन्ड बना, पाई बना। इसकी दो लोब के साथ अतिव्यापन करेंगी, इसकी दो लोब के साथ अतिव्यापन करेंगी। मैं कहूं तो कुछ ऐसा अतिव्यापन हो रहा है, ऐसे। अब जेड अक्ष पर क्या कहानी हो रही है वो समझो बेटा, सोचना बहुत सिंपल है। ये लोब इधर है बेटा, ये भी इधर है, होगा। अच्छा ये लोब राइट में इधर ऊपर की तरफ, ये लोब भी राइट में इधर ऊपर की तरफ होगा। ये लोब लेफ्ट में इधर की तरफ, ये लोब भी लेफ्ट में इधर की तरफ, ये लोब राइट में इधर की तरफ नीचे की तरफ और ये भी इधर की तरफ। तो क्या चारों ही लोब आमने सामने है क्या बेटा, बिल्कुल है, चारों लोब आमने सामने हैं, चारों लोब बेटा, चारों की चारों लोब आमने सामने। और अगर चारों लोब आमने सामने आ गई तो जो बंद बनेगा वो कौन सा बनेगा, डेल्टा बंद बनेगा। कौन सा बंद बनेगा, डेल्टा। समझाता हूं बेटा, इधर देखिएगा एक बार कि आपके पास में ये दो डी है, ये दो डी है, दिखाई दे रहे हैं बेटा। अगर ये अतिव्यापन हुआ तो इन दोनों लोब के साथ ये दोनों लोब मिली, ये बनाएगा पाई। कौन सा, पाई। एक ऐसे है तो भी बेटा इन दोनों लोब के सामने ये दोनों आ रहे हैं, ये भी पाई बना रहा है। लेकिन अगर ऐसे आगे पीछे आ जाए, देख पा रहे हो, तो चारों लोब आमने सामने आ रही है। तो चारों लोब अगर आमने सामने आएंगी तो कौन सा बंद बनेगा, उस सिचुएशन में जो बंद बनता है बेटा उसे बोलते हैं अपन डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं, डेल्टा। फिर देख लो इधर पूरा डिटेल में बेटा
कि एस एस तो कहीं आए बेटा हमेशा बंद बनेगा ही बनेगा। अब अगर एस के साथ ये एस है, ठीक है, ये एस के साथ पी आया, समाक्षीय कर रहा है, सिग्मा बंद बनाएगा। लेकिन अगर इसके नाभिक नोडल पॉइंट के सामने आया तो अतिव्यापन नहीं होगा। फिर पीपी, पीपी में ये कौन सा है, समाक्षीय, सिग्मा बनाएगा। ये कौन सा है, समपार्श्विक, ऊपर वाली लोब ऊपर के साथ नीचे वाली लोब नीचे, समपार्श्विक, पाई बंद बनाएगा। और अगर आपने परपेंडिकुलर ले लिया तो बंद नहीं बनेगा। फिर क्या आया बेटा आपके साथ में, डी के साथ पी, ये डी हो गया, ये पी हो गया। अगर ऐसे आमने सामने टकरा रहे हैं बेटा तो ये पाई बंद बनाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से बीच में आएगा तो ये पाई बंद नहीं बनाएगा बेटा। फिर क्या आया बेटा, दो डी आ गए आपके पास में। अगर दो डी आमने सामने ऐसे अक्ष के ऊपर आ रहे हैं बेटा, दो दो लोब ओवरलैप कर रही हैं तो पाई बनाएगा, ये भी पाई बना रहा है। लेकिन ऐसे चारों लोब आमने सामने आ गई तो वो कौन सा बनाएगा, डेल्टा बनाएगा। क्या स्थिति समझ आई क्या बेटा? इस डायग्राम को थोड़ा मैं और क्लियर वे में अगर बनाना चाहूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, कौन सा बन, डेल्टा बन बेटा। डेल्टा के लिए खासकर मैं बना रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं बेटा, देखिए इधर कि आपके पास में एक डी ऐसे आ गया और एक डी ऐसे आ गया, तो ये चारों लोग आपको साफ साफ दिखाई देंगी आमने सामने अतिव्यापन करते हुए बेटा। क्लियर है? ट्रिक क्या बनी कि डी एक्स वाई के साथ डी एक्स वाई, अगर एक्स और वाई में से आ गया तो पाई बंद बनेगा, और इन दोनों के अलावा तो क्या बनेगा बेटा, डेल्टा बंद बनेगा। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा बेटा कि संकरित के साथ कोई भी परमाणुीय कक्षक, तो कोई भी संकरित कक्षक में बेटा एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी होती है। अब परमाणुीय कक्षक अगर एस आया तो बेटा संकरित के साथ एस, कोई भी संकरित हो, चाहे sp, sp2, sp3, तीनों की शेप ऐसी होती है बेटा। ये कौन सा बंद बनेगा, सिग्मा। अगर संकरित के साथ p आ गया तो भी कौन सा बनेगा बेटा, ये संकरित के साथ क्या आया बेटा, p आया, तो भी सिग्मा बनेगा। ये वाला संकरित और ये कौन सा है, p बेटा। अगर संकरित के साथ संकरित आया, मतलब एक ये संकरित और दूसरा भी संकरित, एक संकरित दूसरा भी संकरित, तो भी कौन सा बंद बनेगा, सिग्मा बनेगा। ध्यान दें कि संकरित जब भी अतिव्यापन करेगा सिग्मा बनाता है, सिर्फ एक अपवाद है। अगर संकरित अतिव्यापन करेगा तो हमेशा क्या बनाता है बेटा, सिग्मा बनाता है। एक अपवाद है जो ऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है डिटेल में, बेंजाइन, बेंजीन नहीं, बेंजाइन बेटा। वहां संकरित कक्षक से पाई भी बनता है, बाकी इस दुनिया में सब जगह संकरित से हमेशा क्या बनता है, सिग्मा ही बनता है। क्या स्थितियां क्लियर हुई बेटा आप लोगों को थोड़ी बहुत बेटा? तो फटाफट से इसके ट्रिक के बारे में विचार कर लीजिए। अपन इसमें देखो एसएस में तो कोई भी एक्स पर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा क्या बनता है, सिग्मा ही बनता है बेटा। ठीक है, जब एसपी है तो देखो ये दोनों अगर समान है तो सिग्मा बना, और अगर अलग आ गए बेटा, जो भी पी और अक्स लिया अपन ने, पी का कक्षक और अक्स जो है अलग लिया तो वो जीरो में चला जाएगा। पीपी में अगर तीनों समान आ गए तो सिग्मा, ये दो समान और अक्स अलग है तो पाई, और अगर कोई भी दो पी अलग आ गए, ये दोनों पी अलग आ गए तो बेटा कुछ भी ले लो, फिर अतिव्यापन नहीं होगा, जीरो ओवरलैपिंग के केस में चला जाएगा, ना सिग्मा बनेगा ना पाई बनेगा, अगर दोनों पी अलग आ गए तो। फिर डी के केस में क्या देखा कि बेटा जैसे मैंने डी, वापस समझाता हूं, डी वाई जेड लिखा और साथ में मैं लेना चाहता हूं क्या, पी वाई, और मैं बनाना चाहता हूं पाई बंद। तो देखो वाई से वाई चिपक गया, जेड अक्ष आपको लेना पड़ेगा, और बाकी कोई भी कंडीशन में ये बंद नहीं बनाएगा बेटा। डी में क्या रहा कि दोनों dxy x अक्ष पर लो चाहे y अक्ष पर लो, पाई बनेगा, और z पर लिया तो डेल्टा बन जाएगा। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को? बोलो। तो बेटा यहाँ पर ये एक आपके पास में एक सवाल है बेटा। अच्छा संकलित कक्षक ये हो गया, ये सवाल है, इसमें आपको बेटा बंद बताना है कि कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा या डेल्टा बनेगा या फिर जीरो अतिव्यापन में कहूंगा, आपको इनमें से बताना है बेटा। ठीक है, इनमें से बताना है। जैसे कुछ उदाहरण अगर मैं एक्सप्लेन करूं
एक तो चीजें मैं बताऊं इसमें से कि जैसे px और pz सॉरी py और pz आ गया, अब दोनों अगर अलग आ गए तो दोनों आपस में बेटा लंबवत होंगे, और लंबवत होंगे तो यहाँ कोई अतिव्यापन नहीं होगा, जीरो ओवरलैपिंग का केस चला जाएगा। किसका चला जाएगा? जीरो ओवरलैपिंग का। कुछ समझे क्या बेटा ट्रिक? अरे समझे कि नहीं समझे? इस तरह से आपको ये सोल्व करना है बेटा। ऐसे ऐसे तो कोई भी अक्स आ जाए हमेशा सिग्मा बंद बनेगा। अरे बना पाओगे ना बेटा कि किस तरह से क्या कंडीशन है? एक तो ये बताना है आपको, और साथ में ये बताना है इनमें आपको कौन सा बंद बनेगा बेटा। इसमें भी बताना है कि कौन सा बंद बनेगा बेटा, जीरो ओवरलैपिंग है या फिर बंद बनेगा कि नहीं बनेगा, कि कौन सी कैटेगरी है, ये सब आपको इसमें बतानी है। ये देख लो और ये देख लो, फटाफट से सोल्व कर लो बेटा। चाहो तो पोज करके सोल्व कर लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, पोज करके सोल्व कर लो बेटा। थोड़ी देर वीडियो रोक लीजिए, सोल्व कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस कर देता हूं। हाँ बेटा, पोज करके सोल्व कर लीजिएगा, मैं डिस्कस करता हूं। ऐसे ऐसे कोई भी अक्षर सिग्मा ही बनाएगा, एस पी जेड, वो भी जेड अक्ष पर बेटा। सेम आ गया सिग्मा। नहीं हो पा रहा तो तरीका क्या कि मान लो मैंने ये जेड माना, मान लो मैंने जेड माना, तो ये हो गया उस पर बनाया हुआ पी जेड बेटा, और एस आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इसके अंदर। तो यहां पर कौन सा बंद बना रहा है? सिग्मा। ये एक्स है, ये वाई है, और ये बाहर की तरफ जो आ रहा है वो जेड है बेटा। चलो बनाते हैं पूरा। चलो थोड़ा सा साफ बनाओ। ये x, ये y और ये z ऐसे बीचों बीच चिपका दिया। अब क्या लिया इसने? pz ले लिया। क्या ले लिया? pz बेटा, और वो भी कौन सी अक्ष पर? y अक्ष पर। तो बेटा pz मतलब ये सिचुएशन है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, इसके जैसा। तो ऐसे में बेटा क्या कंडीशन होगी आपके पास में? इसके सामने नोडल बिंदु आके पड़ेगा भाई, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यही तो सिचुएशन है। तो नोडल बिंदु आएगा, यहाँ आपको बेटा नहीं मिलेगा। कौन सी कंडीशन आ जाएगी? जीरो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। इधर देखिए पी वाई वाई अक्ष बेटा समाक्षीय अतिव्यापन सिग्मा बना देगा, और पी वाई है तो बेटा वाई पर तो सिग्मा बनाएगा, बाकी दोनों पर पाई बनाएगा। डी एक्स जेड और पी एक्स, बताओ बेटा, लगा दो ट्रिक भाई। एक्स एक्स और जेड बचा वो ही लिया है, तो कौन सा बंद बनाएगा? पाई बना देगा। हाँ बेटा, यहाँ पर जेड से जेड, यानी यहाँ क्या आना चाहिए था? एक्स आना चाहिए था। अगर एक्स आता तो पाई बनता, बाकियों में कुछ भी नहीं बनेगा। समझे क्या? एक्स जेड, एक्स और जेड दोनों अक्ष पर पाई बनाएगा, और अगर बेटा बची हुई अक्ष रही तो उस पर डेल्टा बनाएगा। अगर संकृत कक्षक है आपके पास में तो हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा बंदिए बनाता है बेटा। संकृत है तो हमेशा सिग्मा बनाता है। बेंजाइन एक अपवाद वाला केस है सिर्फ। क्या कंडीशन समझ आई आपको बेटा? इस तरह से इनको सोल्व करना था। क्लियर है बेटा सब लोगों को ये वाला?